तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ हिंदी के प्रीवियस ईयर मिक्स एमसीक्यू। इसमें सभी मिक्स एमसीक्यू होंगे जो कि हमारे आने वाली जो परीक्षा हैं सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पे जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को माना गया है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, री वर्ण को किस वर्ग में शामिल किया गया है। जो यहाँ पे री वर्ण है तो इसको स्वर के रूप में शामिल किया गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर, या इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। तो यहाँ पे जो ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये है यहाँ पे ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है यहाँ पे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी थोड़ा अधिक समय लगता हो तो वो यहाँ पे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो सभी हैं ये यहाँ पे दीर्घ स्वर हैं। और पुल्लित स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वो यहाँ पे पुल्लित स्वर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओम लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। यानी कि कंठ और तालव्य कौन सा दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। तो वो है यहाँ पे ए और आई। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो जैसे कि पहला है यहाँ पे कंठ है। ठीक है, कंठ में आते हैं आ और बड़ा आ। ठीक है, ये कंठ पे आते हैं। तालव्य पे आती है ई। ठीक है, औष्ठ पे आता है ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तालव्य पे छोटी ई और बड़ी ई, औष्ठ पे ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य पे आते हैं ए और ऐ। इसी प्रकार कंठोष्ठ में आते हैं तो ओ और औ। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक से भी निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ओ यहाँ पे कहा जाता है अनुनासिक स्वर। देखिए यहाँ पे हवा निकलने के आधार पर भी यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक है यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है यहाँ पे अनुनासिक स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक के साथ में निकलती हो तो वो यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो तो उनको यहाँ पे निर्नुनासिक स्वर उनको कहा जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में तरा किन वर्णों के योग से बना है। जो यहाँ पे त्रिवेणी शब्द लिखा है इसमें जो तरा है तो ये किन वर्णों के योग से बना है। यानी कि ये एक संयुक्त व्यंजन है। तो ये बना है यहाँ पे ता यानी कि अद्धा ता और रा से। ठीक है, इससे मिलके बना है तरा। जो यहाँ पे हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है यहाँ पे अक्षा, एक होता है यहाँ पे ज्ञा से ज्ञानी, और एक होता है यहाँ पे त्रा और एक यहाँ पे होता है श्रा। तो जो यहाँ पे अक्षा है ये बनता है आधा का और शा से। ठीक है, इन 2 वर्णों से मिलके बना है अक्षा। ठीक है, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार से जो ज्ञ है तो ज्ञ यहाँ पे ज्ञ धन या। ठीक है, आधा ज्ञ और या से बना है ज्ञा। इसी प्रकार त्रा जो है ता धन रा से मिलके बना है और श्रा जो है
सा धन राशि मिलके बना है। ठीक है, अदसा और राशि मिलके बना है। तो इस प्रकार जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो व्यंजनों को यहाँ पे बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में। ठीक है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अब जो यहाँ पे अघोष है, अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा जो व्यंजन होता है वो यहाँ पे अघोष होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन वो यहाँ पे अघोष होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, पहला और दूसरा जो व्यंजन है ये अघोष होते हैं, बाकी 3 के यहाँ पे सघोष होते हैं। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे जो का वर्ग है ये कंठ है, चा वर्ग है ये तालव्य है, यानी कि तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग ये मूर्धन्य है, ता वर्ग ये दंत है, पा वर्ग ये ओष्ठ है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन ये अघोष कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, तो ये जो सभी हैं ये सघोष है। इनको हम घोष भी कह सकते हैं या सघोष भी इनको कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण भी यहाँ पे व्यंजन होते हैं। तो कौन कौन से हमारे यहाँ पे व्यंजन हैं जो कि अल्पप्राण है और महाप्राण है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है ये यहाँ पे अल्पप्राण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा ये यहाँ पे अल्पप्राण है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होता है ये यहाँ पे इनको महाप्राण कहा जाता है। और जो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा वर्ण होता है तो उसको यहाँ पे कहा जाता है अनुनासिक या नासिकीय वर्ण भी इनको कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। जो प्रत्येक वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं इनको नासिकीय या नासिक वर्ण भी इनको कहा जाता है, और पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण इनको कहा जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार यहाँ पे पंचम वर्ण का कार्य करता है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा होता है? तो जो काकल्य वर्ण है वो यहाँ पे हा होता है। ठीक है, जो हा है इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो जो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, इन व्यंजनों को यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, और साथ ही ये यहाँ पे सघोष और अल्पप्राण भी इनको माना गया है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लुंठित वर्ण है। तो लुंठित वर्ण कौन सा है? वो है यहाँ पे रा। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जो श्लेष अलंकार ये शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अलंकार के 2 भेद यहाँ पे होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, तो जो श्लेष अलंकार है ये शब्द अलंकार का भेद है। ठीक है, और श्लेष अलंकार यानी कि जब एक ही शब्द में कई अर्थ हो, अथवा जहाँ पे कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे वो श्लेष अलंकार कहलाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। क्वेश्चन यहाँ पे एक बार बन चुका है परीक्षाओं में। तो जो प्रेमचंद जी थे इनका जन्म होता है 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म होता है वाराणसी के लम्ही गांव में। ठीक है, और 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन भी हो जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को यहाँ पे 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला यहाँ पे है आदिकाल। आदिकाल की जो अवधि है 650 से लेके 1350 तक इसकी अवधि मानी गई है। दूसरा है यहाँ पे भक्तिकाल,
ठीक है। इन चारों कालों में से जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल को स्वर्ण काल यहाँ पे माना गया है। और भक्ति काल की जो अवधि है तो 350 से लेके 1650 ईस्वी तक इसकी भक्ति काल की अवधि मानी गई है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल जो है तो रीतिकाल की अवधि 1650 से लेके 1850 तक मानी गई है। और 1850 से आधुनिक काल की, ठीक है, 1850 के बाद आधुनिक काल की अवधि यहाँ पे निर्धारित की गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के कितने भेद हैं? तो अपभ्रंश के मुख्य रूप से यहाँ पे 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद हैं यहाँ पे अपभ्रंश के। कौन कौन से हैं? तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचट और महाराष्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का यहाँ पे विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, जो सौरसेनी है तो सौरसेनी से किन किन भाषा का यहाँ पे विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, इसी प्रकार मागधी से बिहारी, उड़िया और बांग्ला, खस से पहाड़ी, गढ़वाली, ठीक है, या फिर कुमाऊनी, और ब्राचट से सिंधी, और महाराष्ट्र से मराठी भाषाओं का विकास हुआ है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो ये जोड़ते हैं क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस परिवार की शाखा है? तो जो हिंदी भाषा है ये भारोपीय परिवार की शाखा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अपभ्रंश के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो अभी हमने यहाँ पे देखा था अपभ्रंश के मुख्य रूप से यहाँ पे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचट और महाराष्ट्री। ठीक है, ये यहाँ पे अपभ्रंश के भेद हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा को कितने काल में विभक्त किया गया है? भारतीय आर्य भाषा को 3 काल में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला है यहाँ पे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, इसको 3 काल में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो काल है तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसका जो काल है तो 500 से 100 ईस्वी तक। और तीसरी है यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो 100 ईस्वी के बाद यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल यहाँ पे विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।